नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका इन्वेस्टमेंट सारथी और आज का ये एपिसोड थोड़ा अलग है क्योंकि आज मेरे हाथ में कोई एक पन्ने का नोट या कोई साधारण न्यूज़ की कटिंग नहीं है, बल्कि एक बहुत ही विस्तृत और गहन रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट उस भविष्य का आईना है जिसकी तरफ हम और आप बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 4 एपिसोड्स में हमने ग्लोबल सप्लाई चेन के टूटने और जुटने की कहानियां सुनी, हमने नक्शे देखे और हमने फैक्ट्रियों की बात की। लेकिन आज हम उन सबको एक सूत्र में पिरोएंगे। आज हम उस रिपोर्ट भारत 2030 का पन्ना दर पन्ना विश्लेषण करेंगे जो ये बताती है कि कैसे हमारा देश एक विकासशील अर्थव्यवस्था से एक ग्लोबल इकोनॉमिक सुपर पावर में बदल रहा है। यह एपिसोड इस सीरीज का फिनाले है, यानी अंतिम अध्याय है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप अगले कुछ मिनटों के लिए अपनी सारी चिंताओं को एक तरफ रख दें। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा लें, और अगर घर पर हैं तो एक डायरी और पेन लेकर बैठें, क्योंकि आज हम जो डेटा और इनसाइट्स डिकोड करने वाले हैं वो शायद आपको किसी बिजनेस चैनल पर इतनी गहराई से नहीं मिलेंगे। आप सुन रहे हैं ग्लोबल सप्लाई चेन शिफ्ट्स का 5वां और अंतिम अध्याय, जिसका नाम है भविष्य का खाका और 2030 का भारत। सबसे पहले बात करते हैं उस बड़े बदलाव की जिसे इस रिपोर्ट में स्ट्रक्चरल पिवट या संरचनात्मक धुरी कहा गया है। ये शब्द थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सरल है। देखिए, आजादी के बाद दुनिया के ज्यादातर देश एक रास्ते पर चले। पहले खेती, फिर फैक्ट्रियां और फिर ऑफिस यानी सर्विस सेक्टर। लेकिन भारत ने एक अलग रास्ता चुना। हमने खेती से सीधे सर्विस सेक्टर में छलांग लगा दी। हमने आईटी कंपनियां बनाई, कॉल सेंटर बनाए और दुनिया का बैक ऑफिस बन गए। ये अच्छा था, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी कमी रह गई। सर्विस सेक्टर में सबको नौकरी नहीं मिल सकती। एक गांव का लड़का जिसके पास अच्छी डिग्री नहीं है, वो सॉफ्टवेयर कोड नहीं लिख सकता। और यहीं पर भारत से एक ऐतिहासिक गलती हुई जिसे हम मिसिंग मिडल कहते हैं, यानी विनिर्माण का गायब होना। लेकिन दोस्तों, ये रिपोर्ट और 2030 का रोड मैप साफ साफ अक्षरों में कह रहा है कि 2025 से 2030 का दशक इस ऐतिहासिक गलती को सुधारने का दशक है। हम अब वापस जा रहे हैं और उस छूटे हुए चैप्टर को पूरा कर रहे हैं जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग। सरकार का लक्ष्य है कि सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी को 17% से बढ़ाकर 25% किया जाए। ये सिर्फ एक सरकारी आंकड़ा नहीं है, इसका मतलब है करोड़ों नई नौकरियां। इसका मतलब है कि भारत अब सिर्फ दिमाग नहीं बल्कि हाथ भी इस्तेमाल करेगा। और इस बदलाव का जो सबसे बड़ा सबूत इस रिपोर्ट में दिया गया है वो है एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। वित्त वर्ष 2024-25 में विनिर्माण क्षेत्र में विदेशी निवेश में भारी उछाल आया है। ये पैसा बता रहा है कि दुनिया अब भारत को चीन के विकल्प के रूप में बहुत गंभीरता से ले रही है। अब जरा इस रिपोर्ट के दूसरे पन्ने पर चलते हैं, जो शायद सबसे ज्यादा रोमांचक है। यह है पीएलआई स्कीम यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव का जादू। पहले सरकारें कहती थीं कि आप फैक्ट्री लगा लो, हम आपको सस्ती जमीन देंगे। अब सरकार कह रही है कि आप माल बनाओ और बेचो, हम आपको नकद इनाम देंगे। ये नीति गेम चेंजर साबित हुई है। रिपोर्ट में एक बहुत ही दिलचस्प डेटा है जिसे कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म यानी राज्यों के बीच की प्रतिस्पर्धा कहा गया है। आज निवेश सिर्फ दिल्ली या मुंबई में नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात आपस में लड़ रहे हैं कि टेस्ला या फॉक्सकॉन का प्लांट मेरे राज्य में लगे। यह स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भारत के विकास की रफ्तार को दोगुना कर रही है। जब राज्य व्यापार को आसान बनाने के लिए दौड़ते हैं तो जीत देश की होती है। चलिए अब थोड़ा गहराई में चलते हैं और उस सेक्टर की बात करते हैं जिसे इस रिपोर्ट में डिजिटल डायमंड कहा गया है। मैं बात कर रहा हूं सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स की। दोस्तों, 2030 का भारत सिर्फ मोबाइल फोन को जोड़ने वाला देश नहीं होगा। रिपोर्ट का अनुमान है कि 2030 तक हम $300 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन करेंगे। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि हम असेंबली से फैब्रिकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। आज आपके फोन का दिमाग यानी चिप ताइवान या चीन से आता है। अगर कल को वहां युद्ध हो जाए तो हमारे फोन डब्बे बन जाएंगे। इसी खतरे को देखते हुए भारत ने गुजरात और असम में अपने खुद के सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने शुरू कर दिए हैं। रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक भारत के पास कम से कम 3 पूरी तरह से चालू चिप मेकिंग प्लांट होंगे। ये हमें एक रणनीतिक स्वायत्तता देगा, यानी हम अपनी तकनीक के लिए किसी और के मोहताज नहीं होंगे। ये आर्थिक आज़ादी का सबसे बड़ा कदम है। इसी कड़ी में ऑटोमोबाइल सेक्टर का जिक्र करना बहुत जरूरी है। रिपोर्ट बताती है कि हमारी सड़कों का नज़ारा बदलने वाला है। 2030 तक भारत में बिकने वाली हर 5 कारों में से एक कार पूरी तरह इलेक्ट्रिक होगी। लेकिन यहाँ एक पेंच है। इलेक्ट्रिक गाड़ी में इंजन नहीं होता, उसमें बैटरी होती है, और बैटरी ही सबसे महंगी चीज है। अभी हम बैटरी के लिए चीन पर निर्भर हैं, लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु और महाराष्ट्र में जो गीगा फैक्ट्रीज लग रही हैं, उनका मकसद है कि 2030 तक हम अपनी बैटरी खुद बनाएं।
जब कार भी यहाँ बनेगी और बैटरी भी यहाँ बनेगी तो गाड़ी की कीमत गिरेगी और आम आदमी के लिए इलेक्ट्रिक कार खरीदना आसान हो जाएगा। इसे कहते हैं पूरा इकोसिस्टम तैयार करना। अब हम इस रिपोर्ट के उस हिस्से पर आते हैं जो सीधे आपकी जेब और आपकी जिंदगी से जुड़ा है। यह है उपभोग या कंजम्पशन की कहानी। अर्थशास्त्र में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे जे कर्व कहते हैं। रिपोर्ट में इसका बहुत विस्तार से जिक्र है। इसे ध्यान से सुनिए। जब किसी देश के आम आदमी की सालाना कमाई $2000 के आसपास होती है तो वो अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा रोटी और बुनियादी चीजों पर खर्च करता है। लेकिन जैसे ही ये कमाई $4000 से $5000 के ब्रैकेट में आती है तो खर्च करने का तरीका बदल जाता है। इसे ही जे कर्व कहते हैं। खर्च एकदम से ऊपर भागता है। 2030 तक भारत की प्रति व्यक्ति आय इसी जादुई आंकड़े को छूने वाली है। इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा होगा प्रीमियमाइजेशन। ये शब्द याद रखिएगा। इसका मतलब है कि भारतीय उपभोक्ता अब सस्ता नहीं बल्कि अच्छा और ब्रांडेड सामान मांगेगा। रिपोर्ट कहती है कि ये बदलाव सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहेगा। टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में भी लोग अब एंट्री लेवल कार नहीं बल्कि एसयूवी मांग रहे हैं। वे साधारण टीवी नहीं बड़ा स्मार्ट टीवी मांग रहे हैं। वे अब सिर्फ बचत नहीं करना चाहते, वे अनुभव यानी एक्सपीरियंस पर खर्च करना चाहते हैं। ये बदलाव एफएमसीजी कंपनियों, ट्रैवल कंपनियों और लग्जरी ब्रांड्स के लिए सोने की खान जैसा है। रिपोर्ट का अनुमान है कि 2030 तक भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बन जाएगा। सोचिए, जब 140 करोड़ लोग अपनी इच्छाओं पर खर्च करना शुरू करेंगे तो बाजार में कितना पैसा घूमेगा। लेकिन दोस्तों, अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है, खर्चे बचाना भी जरूरी है। और देश के स्तर पर हमारा सबसे बड़ा खर्चा है ऊर्जा यानी एनर्जी। हम अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल आयात करते हैं। हर साल अरबों डॉलर हम खाड़ी देशों को देते हैं। यह रिपोर्ट इस बारे में एक बहुत ही साहसिक भविष्यवाणी करती है। रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक भारत ऊर्जा आयातक से ऊर्जा निर्यातक बनने की दिशा में कदम बढ़ा चुका होगा। कैसे? जवाब है ग्रीन हाइड्रोजन। भारत के पास साल भर सूरज की रोशनी है और लंबी तटरेखा है। हम पानी और धूप से हाइड्रोजन बना सकते हैं जो भविष्य का ईंधन है। रिलायंस और अडानी जैसे समूह इसमें अरबों डॉलर लगा रहे हैं। अगर हम दुनिया को सस्ता ग्रीन हाइड्रोजन बेचने में कामयाब हो गए तो हमारा व्यापार घाटा हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। ये सिर्फ पर्यावरण बचाने की बात नहीं है, ये देश की आर्थिक सुरक्षा की बात है। अब बात करते हैं उस अदृश्य कर की जो हमारी जेब पर भारी पड़ता है। मैं बात कर रहा हूं लॉजिस्टिक्स की। रिपोर्ट में इस पर एक पूरा अध्याय है। आज भारत में लॉजिस्टिक्स की लागत जीडीपी का लगभग 14% है। मतलब अगर आप 100 रुपए का सामान खरीदते हैं तो 14 रुपए सिर्फ उसे इधर उधर ले जाने में खर्च हो जाते हैं। विकसित देशों में ये 8 या 9 रुपए है। ये 5 रुपए का अंतर ही वो वजह है कि हमारा सामान दुनिया के बाजार में महंगा पड़ता है। लेकिन रिपोर्ट बताती है कि पीएम गतिशक्ति योजना और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी मालगाड़ियों के लिए अलग पटरियां इस तस्वीर को बदल रही हैं। जब मालगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के बजाय 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी तो सामान जल्दी पहुंचेगा। दुकानदार को गोदाम में कम माल रखना पड़ेगा। इससे चीजें सस्ती होंगी और हमारी फैक्ट्रियां चीन से मुकाबला कर पाएंगी। रिपोर्ट का मानना है कि 2030 तक हमारी लॉजिस्टिक्स लागत वैश्विक मानकों के बराबर आ जाएगी। इसके बाद रिपोर्ट एक ऐसे पहलू को छूती है जो अक्सर चर्चाओं में नहीं आता, लेकिन जो भारत को एक महाशक्ति बनाने के लिए जरूरी है। वो है रक्षा और एरोस्पेस। अब तक हम दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदार थे। हम अपनी सुरक्षा के लिए रूस, फ्रांस या अमेरिका पर निर्भर थे। लेकिन रिपोर्ट बताती है कि सॉफ्ट पावर अब हार्ड पावर में बदल रही है। सरकार ने सैकड़ों रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक लगा दी है, जिसका मतलब है कि उन्हें अब भारत में ही बनाना होगा। 2030 तक हमारा लक्ष्य है कि हम न केवल अपनी फौज के लिए हथियार बनाएं, बल्कि अफ्रीका और एशिया के देशों को ब्रह्मोस मिसाइलें और तेजस विमान बेचें। रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा निर्यात का लक्ष्य 35,000 करोड़ रुपए रखा गया है। जब भारत अपने बनाए हथियारों से अपनी और अपने दोस्तों की रक्षा करेगा तो दुनिया में उसका रुतबा ही अलग होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सारथी भाई, सब कुछ इतना अच्छा है तो क्या कोई खतरा नहीं है, क्या कोई चुनौती नहीं है? एक संतुलित रिपोर्ट कभी भी सिर्फ अच्छाई नहीं बताती, वो खतरों को भी उजागर करती है। और इस रिपोर्ट में जिस सबसे बड़े खतरे का जिक्र है वो है ऑटोमेशन और लुईस टर्निंग पॉइंट का विरोधाभास। इसे थोड़ा ध्यान से समझिए। इतिहास में जब भी कोई देश अमीर बना है तो उसने अपनी खेती से जुड़ी आबादी को फैक्ट्रियों में लगाया है। लेकिन भारत जिस दौर में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रहा है वो उद्योग 4.0 का दौर है। आज फैक्ट्रियों में रोबोट्स आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है। रिपोर्ट चेतावनी देती है कि हमारी नई फैक्ट्रियां कैपिटल इंटेंसिव होंगी,
यानी वहां पैसा और मशीनें ज्यादा लगेंगी और मजदूर कम। इसे रिपोर्ट में प्रीमैच्योर ऑटोमेशन यानी समय से पहले मशीनीकरण का जोखिम कहा गया है। इसका मतलब है कि हम उत्पादन तो बढ़ा लेंगे, हम जीडीपी तो बढ़ा लेंगे, लेकिन क्या हम उतनी नौकरियां पैदा कर पाएंगे जितनी हमारे करोड़ों युवाओं को चाहिए? ये 2030 के भारत के लिए सबसे बड़ी पहेली है। रिपोर्ट सुझाव देती है कि इसका एकमात्र समाधान है स्किलिंग यानी कौशल विकास। हमें अपने युवाओं को सिर्फ डिग्री नहीं देनी होगी, उन्हें रोबोट्स को चलाने और एआई के साथ काम करने का हुनर सिखाना होगा। अगर हम इसमें चूक गए तो हमारी सबसे बड़ी ताकत यानी हमारी युवा आबादी हमारी सबसे बड़ी मुसीबत बन सकती है। तो दोस्तों, अब हम इस 1 घंटे के डीप डाइव के आखिरी हिस्से में हैं। एक निवेशक के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर आपके लिए इस पूरी रिपोर्ट का निचोड़ क्या है? रिपोर्ट 3 बड़े मेगा थीम्स या निवेश के महामंत्र देती है। पहला है फाइनेंशियलाइजेशन। $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए बहुत सारा कर्ज चाहिए होगा, बैंकों को बड़ा होना पड़ेगा, तो बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर इस ग्रोथ का सबसे बड़ा इंजन होगा। दूसरा थीम है कैपेक्स साइकिल। देश बन रहा है, सड़कें बन रही हैं, फैक्ट्रियां लग रही हैं, तो जो कंपनियां मशीनें बनाती हैं, बिजली बनाती हैं और सीमेंट लोहा बनाती हैं, उनका समय आ गया है। और तीसरा थीम है डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन। भारत का मध्यम वर्ग अब अपनी ख्वाहिशों पर खर्च करेगा, तो होटल, टूरिज्म, ज्वेलरी और ब्रांडेड रिटेल के शेयर लंबी अवधि में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। अंत में मैं यही कहूंगा कि 2030 का भारत कोई सपना नहीं है, ये एक योजना है जिस पर काम शुरू हो चुका है। ये रिपोर्ट बताती है कि रास्ता चुनौतियों से भरा है, स्किल की कमी है, दुनिया में युद्ध का माहौल है और तकनीक रोज बदल रही है, लेकिन इन सब के बावजूद भारत के पास 3 इक्के हैं जो किसी और देश के पास नहीं है। पहला है डेमोग्राफी यानी हमारे युवा। दूसरा है डेमोक्रेसी यानी हमारा लोकतंत्र जो स्थिरता देता है। और तीसरा है डिमांड यानी हमारी घरेलू मांग। दुनिया को हमारी जरूरत है और हमें दुनिया की। हम एक स्वीट स्पॉट में हैं। मुझे उम्मीद है कि इस विस्तृत विश्लेषण ने और पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन शिफ्ट सीरीज ने आपको साल 2030 के भारत की एक साफ तस्वीर दिखाई होगी। हम जुगाड़ से इनोवेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, हम सेवाओं से मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और हम आयातक से निर्यातक की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बदलाव आपकी आंखों के सामने हो रहा है। इसे देखिए, इसे समझिए और इसका हिस्सा बनिए। अगर आपको ये फिनाले एपिसोड पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों, अपने बच्चों और अपने सहकर्मियों के साथ जरूर शेयर करें। ये जानकारी सिर्फ निवेश के लिए नहीं है, ये देश को समझने के लिए है। मैं हूं आपका इन्वेस्टेड सारथी। जाने से पहले वही जरूरी बात, यह पूरा विश्लेषण केवल शिक्षा और जानकारी के लिए है। ये कोई निवेश सलाह नहीं है, बाजार जोखिमों के अधीन है। अपनी मेहनत की कमाई को कहीं भी लगाने से पहले अपनी रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। खुश रहें, स्वस्थ रहें और भारत की तरक्की में अपना योगदान देते रहें। जय हिंद।